नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वीएस शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। रीट के पाठ्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुसरण करके ही हम भाषा के कौशलों में दक्षता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं भाषा शिक्षण के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का भाषा के अध्ययन में क्या योगदान है और किस किस प्रकार से उन सिद्धांतों का हम प्रयोग भाषा शिक्षण के दौरान कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है स्वाभाविक या प्रकृतिवादी सिद्धांत। स्वाभाविक या प्रकृतिवादी सिद्धांत भाषा शिक्षण का पहला सिद्धांत है स्वाभाविक या प्रकृतिवादी सिद्धांत। भाषा ज्ञान की जो प्रवृत्ति है, भाषा अर्जन की जो हमारी शैली है, वह स्वाभाविक एवं जन्मजात होती है। स्वाभाविक एवं जन्मजात होती है। भाषा का जो अर्जन है अर्थात भाषा सीखने की जो क्षमता है वो शैशवावस्था के अंदर तीव्र होती है। शैशवावस्था के अंदर भाषा को जो सीखने की प्रवृत्ति है वह तीव्र होती है और उत्तरोत्तर उसमें कमी होती जाती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे भाषा सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसमें कमी आती जाती है। और इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए कि जो भाषा सिखाने का जो श्रेष्ठ एक अवस्था है शैशवावस्था, उसमें जो हमारा प्रयास होता है वह श्रेष्ठ होता है। और उस समय जो भाषा के जो चारों कौशल हैं उन चारों कौशलों के प्रयोग पर विशेष बल देना चाहिए। विशेष बल देने से क्या होगा, जो भाषा हम सिखाना चाहते हैं, जिस भाषा के जो ग्रहण करने का जो सामर्थ्य छात्रों में होता है, उस भाषा के ग्रहण के अंदर छात्र समर्थ हो सकेंगे। और क्या होगा, और उन्हीं को उसी भाषा में जिस भाषा का उसको ज्ञान है, जिस भाषा को सीखने में वह समर्थ हो रहा है, उसमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब उसी भाषा में उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता अभ्यास। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता अभ्यास, जिसको व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत, इसे व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत में क्या होता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि भाषा एक विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। भाषा को विज्ञान के साथ साथ कला भी माना गया है। और कला के विकास हेतु, कला का विकास यदि हमें करना है तो कला के विकास हेतु निरंतर अभ्यास और उसका व्यवहारिक प्रयोग हमेशा आवश्यक है। तभी उस भाषा को सीखने में हम निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। बार बार उसका अभ्यास अपेक्षित है। अतः किसी कला को सीखने हेतु दीर्घकालीन जो प्रयास है वह अपेक्षित होता है। दीर्घकालीन प्रयास के माध्यम से ही हम जो भाषा को सीखने में या भाषा के कौशलों में दक्षता प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। और इसीलिए हमारे को क्या करना चाहिए, संस्कृत भाषा में दक्ष बनाने के लिए, क्या संस्कृत भाषा में छात्रों को दक्ष बनाने के लिए तथा प्राप्त ज्ञान के स्थायित्व हेतु मौखिक एवं लिखित अभ्यास छात्रों के द्वारा करवाया जाना चाहिए। तभी ही अर्थात छात्र क्रियाशील होंगे, निरंतर अभ्यास में रहेंगे। भाषा उनके व्यवहारिक जीवन का पक्ष होगा। व्यवहारिक जीवन के इर्द गिर्द या व्यवहारिक जीवन का आधारभूत यदि भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त करना होगा तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि छात्रों की रुचि का विशेष ध्यान हमारे द्वारा रखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस विषय में छात्रों की रुचि होती है उस विषय को पढ़ने में छात्र
ज़्यादा उत्साहित होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने का या रुचि उत्पादन का अध्यापक के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे भाषण हुआ, निबंध हुआ, अंताक्षरी हुई या कोई वाद विवाद हुआ आदि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा संस्कृत भाषा में जागृति, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास अध्यापक को निरंतर करना चाहिए। इसके लिए अध्यापक के द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री, श्यामपट्ट आदि का प्रयोग करते हुए जो भाषा के कौशल हैं तथा जो क्रियाविधि है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे क्रीड़ा विधि का प्रयोग है ना, इनके द्वारा छात्रों को हमें भाषा का जो शिक्षण कराया जाता है, उस शिक्षण कराते समय छात्रों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और स्नेहपूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए। तब जब हमारा व्यवहार छात्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण होगा तो छात्र पढ़ने में रुचि लेगा, और छात्र यदि पढ़ने में रुचि लेगा तो निश्चित रूप से भाषा के कौशल को वह अच्छे प्रकार से सीखने में दक्ष हो सकेगा। आगे हम इसी क्रम की बात करते हैं तो भाषा शिक्षण का जो चौथा सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का मतलब होता है जागृत रहने का सिद्धांत। क्या मतलब है कि जब सक्रियता होगी तो सक्रियता होने से हमारा जो मानसिक विकास है वो मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अर्थात मानसिक विकास को तीव्र बनाए रखने के लिए शिक्षण के प्रति, चाहे कोई सी भी भाषा का शिक्षण हो, संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का ये चौथा सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। मानसिक विकास को तीव्र करने के लिए सक्रियता होना अपेक्षित है और इसीलिए भाषा के शिक्षण के अंदर हमारा उस भाषा के प्रति सक्रिय होना अति आवश्यक है। क्योंकि जो भाषा के जो कौशल हैं उन भाषा के कौशलों के अंदर दक्ष बनने हेतु या छात्रों को दक्ष बनाने हेतु उनका जागृत रहना आवश्यक है। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, जागृत रहने के लिए, सक्रिय रहने हेतु उनको प्रेरित किया जाना चाहिए और तभी जो भाषा के जो कौशल हैं उन कौशलों में छात्रों को या अध्यापक को छात्रों को पढ़ने में और अध्यापक को पढ़ाने में दक्षता प्राप्त हो सकेगी। अगला है पांचवा सिद्धांत है मौखिक कार्य का सिद्धांत। पांचवा है मौखिक कार्य का सिद्धांत, जिसको आप मौखिक प्रवचन का सिद्धांत भी कह सकते हो। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत क्या होता है कि जो एक भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, किसी भी भाषा को सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो श्रवण इंद्रिय के माध्यम से प्रारंभ होती है। अर्थात कर्ण के माध्यम से वह प्रारंभ होती है और जिह्वा के माध्यम से, अर्थात श्रवण और जिह्वा, मुख और कान के माध्यम से जो किसी भी भाषा को सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। हम कर्ण से सुनते हैं, अर्थात कर्ण के माध्यम से, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से हम किसी भाषा के शब्दों को या भाषा को पहले ग्रहण करते हैं और जो मुख है, मुख के द्वारा हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो क्या है, इसलिए श्रवण कौशल और जो भाषण कौशल है, इन दोनों दोनों जो भाषा के कौशल हैं उन भाषा के कौशलों को श्रेष्ठ बनाने के लिए या उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर उसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि
इन दोनों कौशलों का जब विकास होगा, सबसे पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत ये कहता है कि जब तक श्रवण कौशल और भाषण कौशल, इन दोनों कौशलों का विकास नहीं होगा, तब तक पठन कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास संभव नहीं है। इसलिए भाषा के चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करने हेतु पहले श्रवण कौशल और उसके पश्चात भाषण कौशल दोनों का विकास संभव होगा। दोनों के विकास के माध्यम से ही पठन कौशल और लेखन कौशल है जिसमें हमारे को दक्षता प्राप्त हो सकेगी। क्यों? इसीलिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ, क्योंकि अभिव्यक्ति भी आवश्यक है, भाषा का ज्ञान आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जो हमारे को जानकारी मिलती है वो अभिव्यक्ति के माध्यम से मिलती है। इसलिए मौखिक प्रवचन का सिद्धांत ये कहता है कि जब तक हमारे द्वारा सीखी गई जो भाषा है, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भाषा का ज्ञान है, उस भाषा के ज्ञान की जब तक अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी तब तक उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, तब तक किसी भी कौशल को हम प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। ये था भाषा शिक्षण का 5वां जो सिद्धांत है। आगे है, कोई विशेष नहीं है, बहुमुखी का सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत, बहुमुखी का मतलब आप जानते हो, चारों दिशाओं के अंदर हमें कुशलता प्राप्त करनी है। सीधी सीधी बात करें कि अनेक उद्देश्य हैं जो भाषा शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना, बालक को शिक्षण के प्रति अभिप्रेरित करना, जितने भी जो बहुमुखी उद्देश्य हैं, किसी भी भाषा शिक्षण को सीखने के जितने भी बहुमुखी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के जो प्रयास किए जाते हैं, वो अनेक प्रकार के प्रयास अपेक्षित हो, ऐसा बहुमुखी का सिद्धांत कहता है। अगला है स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला है स्वतंत्रता और वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग भाषा शिक्षण में कुशलता प्राप्ति हेतु ये उपाय सुझाए गए हैं कि किसी भी शिक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्रत्येक छात्र किसी न किसी दृष्टि से दूसरे छात्र से निश्चित रूप से भिन्न होता है। कहने का मतलब, एक छात्र दूसरे छात्र से भिन्न होता है, चाहे योग्यता की बात करें, चाहे उसकी सीखने की प्रवृत्ति की बात करें, या उसकी शिक्षण के प्रति रुचि की बात करते हैं, या किसी भी क्रियाविधि के अंदर उसकी अभिवृद्धि की बात करते हैं, या किसी संवेग की बात करते हैं, शारीरिक दृष्टि की बात करें, मानसिक दृष्टि की बात करें, आदि क्षमताओं की दृष्टि से जो बालक है, एक बालक दूसरे बालक से निश्चित रूप से पृथक होता है। अतः जो एक प्रतिभावानशाली बालक है, एक सामान्य बालक है, एक निम्न श्रेणी का बालक है, कुशाग्र बालक हो गया, सामान्य मंदबुद्धि बालक हो गया, उन छात्रों के लिए जो पृथक पृथक अभ्यास कार्य हमारे को दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीखने का वातावरण है, वो सीखने का वातावरण यदि स्वतंत्र होता है, बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए हम एक वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, तो निश्चित रूप से जो उसकी सीखने की और उसकी जो जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र होती है और छात्र आत्म प्रकाशन हेतु उन्मुख होंगे। इसलिए जो सीखने का वातावरण है वो स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे वाद विवाद हो गया या कोई वार्तालाप हो गई, चर्चा परिचर्चा इत्यादि जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रम का हम आयोजन कर सकते हैं जिससे आत्म प्रकाशन हेतु छात्र उन्मुख हो सके। ये स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। आया समझ में? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हो गया किसी न किसी दृष्टि से एक छात्र का दूसरे छात्र से भिन्न होना और भिन्न भिन्न छात्रों की
को भाषा का शिक्षण कराने के लिए उनकी हर प्रकार की योग्यता को, डिसेबिलिटी को ध्यान में रख करके हमें भाषा का शिक्षण कराया जाना चाहिए, तभी उसका जो शिक्षण है वो सफल हो पाता है। आगे है, अगला है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। इस नियम के अकॉर्डिंग अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी भाषा का ज्ञान होता है, किसी भी भाषा का जो शिक्षण कार्य होता है वो एक क्रम से होता है। एक क्रम है भाषा ज्ञान का, भाषा शिक्षण का एक क्रम होता है। सबसे पहले क्या होता है, मौखिक कार्य होता है, और मौखिक कार्य के उपरांत ही लिखित कार्य होता है। अतः जो भाषा का ज्ञान हमारे द्वारा कराया जा रहा है उसमें हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र हैं उन शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एक निश्चित अनुपात में हमें छात्रों की मानसिक योग्यता का ध्यान में रखते हुए उनके ग्रहण करने की जो क्षमता है उस क्षमता का ध्यान रखते हुए हमें क्रम से शिक्षण करवाया जाना चाहिए। क्रम से शिक्षण करवाने के उपरांत ही हमारे को जो भाषा के जो कौशल हैं उनमें हम छात्र को दक्ष बनाने में समर्थ हो सकेंगे। क्यों? और जो भाषा के अंतर्गत जो भाव हैं, जिस भाषा का हम अध्ययन करवा रहे हैं, जिस भाषा का शिक्षण हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, तो उसका जो भाव है, उन भावों को जो ग्रहण करने की क्षमता है, ग्रहण करके उन भावों को अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसका विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और वो आवश्यक भी है। भावों को ग्रहण करना और ग्रहण किए गए भावों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति छात्र करने में समर्थ हो सके, ये इस सिद्धांत का कहना है। इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। और इसीलिए हम संस्कृत की भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का जो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, ये मैंने पूर्व में भी बता दिया था कि संस्कृत भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है, नेत्रों से पूर्व, चक्षुर इंद्रिय से पूर्व कर्ण इंद्रिय का प्रभाव है। क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि पहले प्राप्ति होती है, कर्ण के माध्यम से प्राप्ति होती है, और किसी भी स्वतंत्र कार्य के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। और यही वो सिद्धांत है जो क्या कहता है, व्यक्तिगत कार्य से पूर्व सामूहिक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होना अपेक्षित है। व्यक्तिगत कार्य से पूर्व सामूहिक कार्य होना चाहिए, ऐसा अनुपात और क्रम का सिद्धांत कहता है। सामान्य कम शब्दों में यदि हमारी इस सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें इतना ही बताया गया है कि किसी भी भाषा का शिक्षण क्रम से होना जरूरी है। पहले मौखिक कार्य, उसके पश्चात लिखित कार्य। पाठ्य योजना आपने देखी होगी, पाठ्य योजना के सोपानों का हम प्रयोग करते हैं तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर पहुँचते हैं। छात्र के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। एक निश्चित क्रम है। हम कक्षा में पहुँचते ही हम डायरेक्ट किताब पढ़ाना, ये किताब का जो पाठ्य वस्तु का जो भाव है वो बताना शुरू नहीं करते हैं। पहले प्रस्तावना हो गया, फिर उद्देश्य कथन हो गया, फिर प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर आदर्श वाचन, फिर अनुवाचन, फिर अशुद्धि संशोधन, काठिन्य निवारण, फिर बोध प्रश्न, फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, मौन वाचन। इस प्रकार की जो एक क्रम से जो सोपान है उन सोपानों का नियम से पालन करते हैं। यही अनुपात और क्रम का सिद्धांत है। आगे है एकता और सहभागिता का सिद्धांत। अगला है एकता और सहभागिता का सिद्धांत। अगला है एकता और सहभागिता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार जो भाषा शिक्षण के दौरान लिखित और मौखिक कार्य दोनों साथ साथ होने चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। इससे पूर्व का सिद्धांत ने बताया कि पहले मौखिक कार्य होता है, बाद में लिखित कार्य होता है, वो अनुपात क्रम का सिद्धांत था। लेकिन एकता और सहभागिता का सिद्धांत ये कहता है कि हमें समूह में शिक्षण कराना चाहिए। जो भाषा का जो शिक्षण है वो साथ साथ होना चाहिए, लिखित कार्य और मौखिक कार्य, लिखित और मौखिक दोनों को हमें साथ साथ लेकर के चलना चाहिए। क्यों? एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो इससे संबद्ध जो अन्य विषयों के आधार पर जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हेतु क्या किया जाना चाहिए कि एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु इससे संबद्ध जो अन्य जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का जो ज्ञान है, उन सभी विषयों पर हमारा जो ध्यान है, अवदान है, वो दिया जाना चाहिए, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। एकता और सहभागिता का मतलब क्या हो गया? हम किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले हमारे द्वारा जो कार्य है, उस कार्य के माध्यम से उससे संबंधित जितने भी अन्य विषय हैं उन सभी विषयों पर हमारा अवधान अपेक्षित है। अर्थात जो दूसरे विषय हैं उन विषयों पर भी हमें ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। ये एकता और सहभागिता का सिद्धांत हमें बताता है। और अंत में है भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अंतिम है भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, भावों की अभिव्यक्ति, भावात्मक अभिव्यक्ति क्या है? जब अध्यापक के द्वारा मूल पाठ का सस्वर वाचन किया जाता है तब क्या होता है? छात्र शिक्षक के भावों के अनुसार ही वाचन करते हैं। जैसा सस्वर वाचन अध्यापक के द्वारा किया गया उसी का अनुसरण छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए संस्कृत के अंदर जो विशेषज्ञता संपादित करने हेतु भाव प्रकट करने का जो अवसर है वो सभी छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक छात्र को अपने भाव अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। भाव अभिव्यक्त करने का जो अवसर है वो छात्रों को दिए जाने से क्या होगा? जिस प्रकार का सस्वर वाचन अध्यापक के द्वारा किया गया है, छात्र उनको देख करके सीखते हैं और स्वयं अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से अध्यापक के द्वारा किया गया। उसमें कैसे? जैसे संभाषण हुआ, कोई गीत हुआ, हाँ, कोई तर्क हुआ, कोई लेख लिख करके आदि जितने भी माध्यम है, आदि अनेक प्रकार के माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और यही भाषा शिक्षण का अंतिम सिद्धांत है। छात्र अध्यापक के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशानुसार भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सके और अध्यापक के बताए गए निर्देशानुसार या किए गए वाचन के अनुसार छात्र अपने भावों को प्रकट करने में समर्थ हो सके। ये भाषा शिक्षण का जो अंतिम सिद्धांत था, कुल मिलाकर के ये भाषा शिक्षण के 10 सिद्धांत हैं। ये आपके रीड की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पाठ है। आपको कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। रुचि का सिद्धांत का अर्थ क्या है? रुचि का मतलब इंटरेस्ट। जो शिक्षण करा रहे हैं उसमें छात्रों की रुचि भी होनी चाहिए, उनकी क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, उनकी सक्रियता भी होनी चाहिए, मौखिक कार्य का अवसर भी उनको दिया जाना चाहिए। जितने भी अन्य उद्देश्य हैं सभी प्रकार के, उन सभी पर अवधान अपेक्षित है। क्रम से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, अर्थात अन्य उद्देश्यों की मौखिक और लिखित कार्य साथ साथ होना चाहिए। और
प्रत्येक छात्र को अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। ये हमारे भाषा शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनकी आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।